हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से हम लोग क्लास 8 की ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग क्लास 6 और क्लास 7 दोनों की ज्योग्राफी को चैप्टर वाइज डिस्कस कर चुके हैं और क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है उसको मैंने हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में डिस्कस किया है और इसके साथ ही उससे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं वो सब भी मैंने चैप्टर के साथ साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो एनसीईआरटी है हम लोग सीटेट पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न सामाजिक अध्ययन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज का हम चैप्टर नंबर 1 अपना रिसोर्सेज जिसका टाइटल है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बुक में टोटल 5 चैप्टर्स हैं जिनमें से फर्स्ट चैप्टर ईजी और छोटा है, लेकिन इसके बाद के 4 चैप्टर्स थोड़े से बड़े रहेंगे तो वीडियो थोड़े से लंबे हो सकते हैं, लेकिन आज का वीडियो छोटा ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि एज यूजुअल एनसीईआरटी में होता है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक स्टोरी से शुरू किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ बच्चे मिलकर अपनी दादी माँ की घर की सफाई में मदद कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारी जो घर में उपस्थित चीज़ें थी उनको देखा और कहा कि ये सारी चीज़ें उपयोगी हैं। तो दादी ने बताया कि हाँ, ये सारी चीज़ें उपयोगी हैं, इसी कारण से इनको हम संसाधन कहते हैं। तो उनका इंटरेस्ट बना कि ये संसाधन रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो उनको अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। लेकिन क्या ये कहना पर्याप्त है कि जितनी वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं वही संसाधन है? तो चलिए देखते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको कहा गया है कि अपने आसपास निरीक्षण कीजिए और विभिन्न प्रकार के संसाधनों को पहचानिए। जैसे कि आप प्यास लगने पे पानी पीते हैं तो वो भी एक संसाधन है। आप जिस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके टीवी देखते हैं वो भी एक रिसोर्स है। आप रास्ते के लिए जिस ऑटो रिक्शा का यूज करते हैं वो भी रिसोर्स है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जिस बुक से, जिस टेक्स्ट बुक से आप पढ़ रहे हैं वो भी जो है आपकी रिसोर्स है। तो ये सब कुछ रिसोर्स हैं। आपके पिता ने जो संसाधन प्रयोग करके आपके लिए नाश्ता बनाया है वो भी एक तरह से संसाधन ही है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो वस्तुएं होती हैं उनमें जो उपयोगिता होती है या प्रायोज्यता होती है, यूटिलिटी जिसको हम कहते हैं, तो किसी भी वस्तु की या पदार्थ की उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी उसको संसाधन बनाती है। अब ये यूटिलिटी जो है, देखिए, संसाधन का मूल्य नहीं बल्कि उसकी यूटिलिटी उसको संसाधन बनाती है। और मूल्य जो है उसकी यूटिलिटी का होता है, ना कि संसाधन का। वस्तु जितनी ज़्यादा उपयोगी होगी उतना अधिक उसका मूल्य होगा। तो इस तरह से यूटिलिटी भी संसाधन का मूल्य डिसाइड करती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनती है जब उसकी यूटिलिटी का कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा इसका उपयोगिता ही इसे मूल्य प्रदान करते हैं। तो प्रत्येक वस्तु जिसका मूल्य है वो संसाधन है। और संसाधन कैसे है वो? क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो ये चीज़ याद रखने कि किसी भी संसाधन के मूल्य से पहले उसकी यूटिलिटी डिसाइड करती है कि वो रिसोर्स है या नहीं है। मूल्य का अर्थ केवल उसकी इम्पोर्टेंस से होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं? फिर भी वो संसाधन होते हैं। जैसे कि आपके पास धातुएं हैं, मिनरल्स हैं, इन सब का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन कोई एक नेचुरल जो आपकी सीनरी है उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन जो आपकी सीनरी है उसकी यूटिलिटी होती है, इसलिए वो क्या है? वो एक संसाधन है। ये ध्यान रखना है आपको कि यूटिलिटी के आधार पर ही संसाधन बनते हैं और इनका कोई आर्थिक मूल्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मूल्य का अर्थ सिर्फ महत्व से होता है। तो कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। जैसे कि आज दादी के नुस्खों का कोई वाणिज्यिक मूल्य यानी कि कोई भी आपका जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो नहीं है, लेकिन पेटेंट करवाने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा ये बेचे जाते हैं तो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। अब पेटेंट क्या होता है? तो पेटेंट का मतलब होता है कि आपने कोई भी एक नई खोज की है, कोई भी एक नई वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त की है जो प्रकृति में पहले से एग्जिस्ट तो करती थी, लेकिन उसकी उपयोगिता की खोज आपने पहली बार की है।
तो इसके आविष्कार या इस विचार पर आपका एकमात्र अधिकार हो जाता है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि उसका कॉपीराइट हो जाता है, यानी कि वो सिर्फ आप जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाकी कोई उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये पेटेंट कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक और ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी। किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी है आपकी स्किल, किस लिए, या फिर न्यू नॉलेज, किस लिए? जब आप क्या करते हैं, आप किसी वस्तु को बनाने में इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि समय और प्रौद्योगिकी, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने में किसका मुख्य हाथ होता है? ये समय और प्रौद्योगिकी का होता है। लोग स्वयं भी सबसे महत्वपूर्ण साधन है, यानी कि जो ह्यूमन है वो भी एक तरह का रिसोर्स है, क्योंकि उसका नॉलेज, उसका स्किल जो है, नए नए स्किल्स जो उसमें डेवलप होते हैं वो उसको महत्वपूर्ण रिसोर्स बनाते हैं। लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार, खोज, जिनसे कि वो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। अब प्रत्येक खोज और आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से देखिए खाना बनाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का संचालन हुआ। उसी तरह से पहिए के आविष्कार से परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे संसाधन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आपको देखना है कि संसाधनों के प्रकार। सामान्य रूप से संसाधनों के 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ह्यूमन भी जो है एक रिसोर्स है, उसका स्किल और उसका नॉलेज उसको बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बनाने में मदद करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के, यानी थोड़ा बहुत संशोधन करके हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ये कहलाते हैं आपके प्राकृतिक संसाधन। अब इसमें वायु, झीलों का जल, मृदा और खनिज, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से निःशुल्क उपहार के रूप में प्रयोग होते हैं और हम इनको सीधे ही उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। अब प्राकृतिक संसाधनों के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय, रिन्यूएबल और अनरिन्यूएबल। तो यहाँ पे जो नवीकरणीय होते हैं ये ऐसे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत यानी कि पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी एक बार आपने उनको यूज कर लिया और वो फिर से बन जाएंगे। लेकिन इनमें से कुछ असीमित है, लेकिन उन पर मानवीय क्रियाओं के प्रभाव से जो है वो खराब भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे कि मानवीय क्रियाओं का प्रभाव किस पे नहीं होता? सौर और पवन ऊर्जा पे मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। लेकिन कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल और मृदा और वन, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कौन से नवीकरणीय संसाधनों पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है और किन पे नहीं पड़ता। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पे मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि जल, मृदा और वन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। हमारी लापरवाही से इनके भंडार प्रभावित हो रहे हैं, और जल जो हमें असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, इसकी कमी जो है वो हमारे लिए आज एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी तरह से जो इसका सेकंड टाइप है वो है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो पुनः पूरित नहीं होते, और अगर पुनः पूरित होते भी हैं तो इसे पूरित होने में हजारों वर्षों का समय जो है वो लग जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनका भंडार भी सीमित है, और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद नवीकृत या पुनः पूरित होने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है, और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तो इस तरह के संसाधन कैसे संसाधन कहलाते हैं? ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण,
यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो वितरण है, वो आपका भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, और पृथ्वी पर इन्हीं कारकों के, इन्हीं फैक्टर्स में जो विभिन्नता है वो होने के कारण इन संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाया जाता है। अब यहाँ पे एक शब्दावली दी गई है कि संसाधनों का भंडार क्या होता है। तो यह उपयोग के लिए संसाधनों की उपलब्ध मात्रा से होता है। उपयोग के लिए, यहाँ पे उपयोग शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अब मानव निर्मित संसाधन, तो सेकंड टाइप हमारा है मानव निर्मित संसाधन। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बनते हैं जब हम उनका मूल रूप बदल देते हैं। अब उनका मूल रूप बदलने के लिए हमें स्किल, नॉलेज और टेक्नोलॉजी, इन सभी फैक्टर्स की नीड पड़ती है। तो लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। आप लोग जानते हैं कि हमारे जो लोहे का उपयोग है वो प्राचीन काल से नहीं हुआ है। लोहे का ज्ञान हमें वैदिक काल के बाद हुआ है और तब से ही हमें लोहे के बारे में जानकारी मिली है, और तभी वो एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए संसाधन बना है। तो लोहा कैसा है? लोहा मानव निर्मित संसाधन है, और लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, मशीन, सड़क, मशीन और वाहन आदि बनाने में करते हैं, और फिर वही संसाधन जब प्राकृतिक संसाधनों में मॉडिफिकेशन हो जाता है, वही जो है मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है कि हम लोग प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से ही मानव निर्मित संसाधनों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे थर्ड दिया गया है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, कि ह्यूमन कैसे रिसोर्स बनते हैं। तो ह्यूमन और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास नॉलेज, स्किल और क्या हो, और टेक्नोलॉजी हो। तो नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता। फिर वो योग्यता, वो एबिलिटी मेंटल हो या फिजिकल हो। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों के मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि मनुष्य की जो स्किल्स होती हैं वही जो आपके भौतिक पदार्थ हैं उनको मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करते हैं। अगर ह्यूमन के अंदर स्किल ना होती तो कैसे वो इंटरनेट डेवलप कर पाता, कैसे वो अलग अलग चीज़ें, हम जो इतने टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सब कैसे ईजाद हो पाती। तो इसका मतलब ह्यूमन में स्किल, नॉलेज और टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है, तभी हम लोग जो है एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि किस तरह से ह्यूमन जो है रिसोर्स के रूप में बनते हैं, क्योंकि सारे मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसान सभी के लिए जैसे अन्न उपजाते हैं, और वैज्ञानिक उनकी कृषि से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं और उत्पादन बढ़ाने में उनकी मदद भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ह्यूमन को कौन इम्पोर्टेंट रिसोर्स बनाता है। अतः ह्यूमन एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अब ह्यूमन को जो रिसोर्स है वो रिसोर्स बनाने में क्या फैक्टर्स मदद करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो ह्यूमन को रिसोर्स बनाने में मदद करता है वो है उनकी एजुकेशन और उनका हेल्थ। अगर आप लोगों की हेल्थ, फिर वो मेंटल हो, फिजिकल हो, अच्छी है और आप वेल एजुकेटेड हैं, तो आप कुछ ना कुछ करके अपना लाइवलीहुड कमा ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो क्या जो आपकी स्किल है इनमें रिफॉर्म करना, इनमें सुधार करना ही जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का विकास कहलाता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। अब संसाधनों का संरक्षण, अब बच्चों को इसके बारे में पता चला तो उनके मन में इस चीज़ की टेंशन भी आई कि बहुत सारी चीज़ें जो है लगातार ख़त्म हो रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज से हमारे हेल्थ पर, हमारी जीविका पर, हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। उसी तरह से इन्वायरमेंट लगातार जो है वो
पॉल्यूटेड हो रहा है, तो यहाँ पर उसके बारे में ही बताया गया है कि हमें संसाधनों के संरक्षण की कितनी आवश्यकता है। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं है तो आने वाले टाइम में वो भी दुर्लभ हो सकते हैं, और जो अनवीकरणीय संसाधन है वो तो निश्चित रूप से ही समाप्त हो जाएंगे। तो अब हम क्या करें, तो हमें करना चाहिए संसाधनों का संरक्षण, और जो संसाधनों का उपयोग हम कर रहे हैं उनका विकास भी इस तरह से करें कि सतत पोषणीय विकास हो। अब सतत पोषणीय विकास क्या होता है, तो सतत पोषणीय विकास होता है संसाधनों का सावधानी पूर्वक इस तरह से उपयोग करना, इस तरह से यूटिलाइजेशन करना, ताकि हमारी ज़रूरतें, जो आज की पीढ़ी, आज की जनरेशन की नीड्स हैं, वो भी फुलफिल हो जाएं, और जो रिसोर्सेज हैं उनको हम आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी जो है वो सेव कर सकें। तो इस तरह से संसाधनों का यूज़ करना हमारा संसाधन सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप सभी ने सुना होगा SD और SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये हम पढ़ेंगे क्लास 7 की पॉलिटी में, जिसको हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना ही संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि नवीकरण होने के लिए समय देना और सतर्कता पूर्वक उपयोग, ये आपका संसाधन संरक्षण है। अब संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण के अनेक तरीके हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने उपभोग को कम कर सकते हैं, हम उन संसाधनों का पुनर्चक्रण कर सकते हैं, पुनः उपयोग में योगदान दे सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि हम किस तरह से कागज़ का कम उपयोग करेंगे, अपने घर में बिजली को वेस्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पर ध्यान देंगे, कोयले का उपयोग कम करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि आप जो लाइफ है, जो जीवन है, उसके सभी रूपों का आदर करेंगे और देखभाल करेंगे, फिर चाहे वो ह्यूमन हो, फिर या फिर वो कोई अन्य जीव हो। अब मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी है उसको इंक्रीज करेंगे, पृथ्वी की जीवन शक्ति और इसकी जो डाइवर्सिटी है उसको संरक्षण करेंगे, उसका कंजर्वेशन करेंगे, और प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को, उनकी जो लॉस हो रहा है उसको कम से कम करने का प्रयास करेंगे। और ये सब काम हम अपने पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार, ये नहीं सोचेंगे कि कम्युनिटी में ही करना है, आप पर्सनल लेवल पर भी छोटे छोटे प्रयास करेंगे, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना। अब जब आप पर्सनल लेवल पे ये सब करने लगेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिटी में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इस चैप्टर के कुछ MCQs देख लेते हैं, जिसमें कि फर्स्ट MCQ है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को इम्पोर्टेंट बनाता है। तो संसाधन को कौन निर्धारित नहीं करता है, यानी कि संसाधन हम किसको कह सकते हैं, तो जिसमें यूटिलिटी होती है और जिसमें क्या होता है, जिसमें वैल्यू होती है। जिनमें यूटिलिटी और वैल्यू दोनों होती है, ऐसी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती है। कई बार संसाधनों में केवल यूटिलिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C, मात्रा, क्वांटिटी जो है किसी भी चीज़ को रिसोर्स नहीं बनाती। अब यहाँ पे सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है। तो यहाँ पे अलग ही दिखाई दे रहा है कि झरने का जल भी नेचुरल है और उष्ण कटिबंधीय वन भी नेचुरल है, लेकिन जो कैंसर उपचार की औषधियाँ है ये मानव निर्मित संसाधन है, जिसको ह्यूमन ने अपने स्किल, अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया है। अब यहाँ पे एक आपका फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है कि अनवीकरणीय संसाधन कैसे होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये सीमित भंडार वाले होते हैं। अगर हम लोग अंधाधुंध इनका ऐसे ही उपयोग करते रहे तो ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इनको संरक्षित कर सकें। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और चैप्टर के एंड में आपका फिर से वही होमवर्क है कि आपको पिछले 5 से 7 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखना है, सब्जेक्ट कंसर्न को, केवल 60 क्वेश्चंस को, और एक बार रीड आउट करते हुए सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि इस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2 से 3 प्रीवियस ईयर को इस चैप्टर से रिलेटेड आपको निकाल लेना है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि चैप्टर की PDF को फिर से कैसे रिवाइज आपको करना है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।